Good evening to all of you, beta. So we are going to start the revision from today. And today, what we are going to revise, beta, we are going to start with the revision of gravitation module. ठीक है. तो जब हम ग्रेविटेशन को रिवाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जहां जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन आता है. देन वी आर गोइंग टू सी द अदर थिंग. ठीक है. तो देखिए, ग्रेविटेशन मॉड्यूल में अगर थ्योरेटिकल या डेरिवेशंस वाला पार्ट देखा जाए, मतलब बेसिकली वी कुड से द थ्योरेटिकल पार्ट विच इज आस्क्ड. तो थ्योरी में एक तो डेरिवेशन, बेसिकली थ्योरी मींस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डेरिवेशन पार्ट, जो डेरिवेशंस में जो ज्यादा पूछा जाता है. तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है, तो शुरुआत में एक तो जो चेंज इन जी है. एक मिनट, प्लीज वेट अ मिनट. तो थ्योरी या डेरिवेशन पार्ट में जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 4 से 5, आई एम गोइंग टू लेट यू नो. दैट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी. दैट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. किसके साथ? विथ डेप्थ एंड विथ हाइट. ये दो डेरिवेशंस. द सेकंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज द एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी. एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी. The third important derivation is the second law, second Kepler's law, जो बहुत पूछा जाता है. ठीक है. द फोर्थ डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. इसकी वैल्यू निकालना. दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज डेरिवेशंस टुडे. ठीक है. तो बेटा क्लोज योर माइक्स. हाँ जी. तो ये है आपके 4 थ्योरेटिकल या डेरिवेशन पार्ट. इसके बाद सो फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम. फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन सेक्शन में व्हिच आर द इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स आल्सो. ठीक है. तो सबसे पहले हम एक एक से ये डेरिवेशंस करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू डू ऑल ऑफ देम विथ यू. और कहीं पर अगर आपको समझ में ना आए, तो इन द ऑफलाइन क्लास यू कुड आस्क मी द थिंग्स. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल पार्ट. तो जो सबसे पहला डेरिवेशन है हमें जो करना है, तो सबसे पहले एक और चीज देख लेते हैं. ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो शुरुआत है, क्योंकि फिर आगे का समझना आसान हो जाता है. बेसिकली इफ देयर विल बी टू मासेस m1 एंड m2 kept at a distance r, तो आपको पता है इन दो मासेस के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है. एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम एफ से शो करते हैं. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट मास, सेकंड मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन. ये होता है ग्रेविटेशनल लॉ.
प्रोपोर्शनलिटी जब हमने यहाँ हटाया था, इक्वलिटी लाए थे, तो कांस्टेंट आया था, एंड द कांस्टेंट वाज कैपिटल जी, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे। इसकी वैल्यू होती थी 6.6 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये था। इसी के बाद वी हैव आल्सो सीन वन थिंग, if we are going to see this gravitational force between us, अर्थ और हमारे बीच, तो अर्थ का मास उसके सेंटर सेट करेगा, एम ई कहेंगे। अर्थ का जो रेडियस है, लेट इट बी आर ई, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। इसी को आप मीटर में ऐसे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। मास ऑफ अर्थ भी हम हमेशा क्या मानेंगे, अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो 6 इंटू 10⁻24 केजी, यही मान लेते हैं। कोई सी भी बॉडी अगर अर्थ पे रखी है, तो अगर एक मास अर्थ पे रखा है, तो अर्थ और इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू है कैपिटल जी, पहला मास दूसरा मास अपॉन इनके बीच दूरी का स्क्वायर। इसी फोर्स को हम F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन से भी कर सकते हैं, जिस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है। किसी का बेटा माइक ऑन है, जस्ट क्लोज दैट माइक। जपनीत, प्लीज क्लोज योर माइक बेटा। तो जब दोनों फोर्स को बराबर करेंगे तो जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू ए, स्मॉल एम यहाँ कैंसिल हो गया था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ए का जो फॉर्मूला आया था वो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आया था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये एक्सेलरेशन अर्थ के कारण आप पर आया था, इसलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। इसमें हमने देखा था कि ये जो एक्सेलरेशन था वो तीन फैक्टर था जिससे चेंज हो रहा था। द फर्स्ट फैक्टर वाज मास ऑफ अर्थ, द सेकंड फैक्टर वाज द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल जी इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आप दूसरे प्लेनेट पे खड़े हो तो आप पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे मून पर खड़े हो आप। और एक चीज और जो हमने यहाँ देखा था कि ये जो एक्सेलरेशन था वो हमारे मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। जैसे अगर मून पर खड़े हैं तो एक्सेलरेशन ऑन मून क्या आएगा, कैपिटल जी मास ऑफ मून हो जाता, और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाता। ये एक्सेलरेशन ऑन मून था। तो जिस प्लेनेट पर या जिस सैटेलाइट पर आप जहां पे भी खड़े हैं, उसका मास, उसका रेडियस और कैपिटल जी, उस पर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, व्हाट इज इट्स वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आफ्टर डूइंग दिस थिंग, हमने जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ निकाला था तो इसको एक नए नाम से शो कर दिया था, एक ही जगह जी, और अर्थ पे निकाल लें तो जी नाम दे दिया था। इन तीन वैल्यूज को जब रखा था तो वैल्यू वाज 9.8, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये थी। ऐसे ही जब मून पे निकाली थी, जी ऑन मून ने जब निकाली थी, तो वो 1.7 आती है। और हमें ये भी पता है कि जो मून पर ग्रेविटी है वो अर्थ के मुकाबले 1/6 होती है, या द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 7 टाइम्स द ग्रेविटी ऑन मून। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स, द बेसिक थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। अब हम अपने डेरिवेशन पे आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहला डेरिवेशन अपना करना है, दैट इज, अगर ये जो जी की वैल्यू आपने निकाली, ये यूनिफॉर्म नहीं रहती है, कुछ फैक्टर्स है जिनसे चेंज होती है। तो जो पहला फैक्टर है जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, दैट इज हाइट, दैट इज एच। मतलब क्या है कि हम अगर अर्थ पर हैं, ये अर्थ है, अर्थ है तो अर्थ का मास है, लेट इट बी एम ई, अर्थ का रेडियस है, लेट इट बी आर ई। पहले आप अर्थ सरफेस पे खड़े थे तो आप पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, लेट इट दिस पॉइंट बी ए, और आप पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था वो जी लग रहा था अर्थ के कारण। जब इसी से व्हेन यू आर गोइंग टू एच हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, आप यहां से जब एच हाइट ऊपर गए, मान लीजिए पॉइंट बी पर आ गए, यहां से यहां तक की दूरी एच है, और इस पॉइंट पर अब आप पर जो ग्रेविटी लग रहा है अर्थ के कारण, लेट इट बी जी डैश। हमें सबसे पहले प्रूव क्या करना है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, वी हैव टू प्रूव जी डैश इक्वल्स टू जी 1 + h/r e का होल स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है और हम ये प्रूव अभी करते हैं। तरीका क्या रहेगा, जनरल जी का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, ए या जी का फॉर्मूला, वो होता है कैपिटल जी, मास, कितना मास है अपॉन दूरी कितनी है अर्थ के सेंटर से उस मास की। तो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू डू। तो पहले जो मास था वो यहां रखा था, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल जी। ये पूरे अर्थ के मास को
क्या कर रहा है, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ पूरा आएगा, क्योंकि जब यहाँ है तो पूरा अर्थ को कवर कर रहा है। इट विल बी एम अपॉन दूरी का स्क्वायर, सेंटर से लेनी है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर ही है, तो आर ही का स्क्वायर। सेम बेसिस पे अगर ये यहां आ गया तो अब जी डैश, जब यहां आप आ गए हैं तो अभी भी आप अर्थ के पूरे मास को कवर कर रही हो, आर कवरिंग द होल ऑफ द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ वही। लेकिन अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो चुकी है, नाउ द डिस्टेंस इज आर ई, और ये एच और है, इट इज आर ई प्लस एच। तो यहाँ पर अब जो जी डैश की वैल्यू है उसमें दूरी आर ई प्लस एच स्क्वायर हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमें जी डैश की वैल्यू जी के टर्म्स में निकालनी है कि अर्थ के सरफेस पे जब हम थे अब यहाँ आ चुके हैं तो कितना ग्रेविटी में चेंज आ चुका है। फॉर दैट इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो वी विल डिवाइड जी डैश अपॉन जी, क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू लिखी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसमें आर ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और जी एम ई नीचे आ जाएगा। ये कट चुके हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, जी डैश अपॉन जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बेसिकली हम चाहते हैं कि आर ई एक ही जगह आए, ठीक है, वैसे तो यही फॉर्मूला आ गया था, आप चाहें तो इस जी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जवाब आ गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, वी रिक्वायर दैट दिस आर ई दो बार आ रहा है, वो दो बार ना, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सुनिए, हम इसको जी को सिर्फ ऊपर रहने दीजिए, इस आर ई स्क्वायर को इसके नीचे लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं, पता है, अपॉन एच आर ई स्क्वायर, ऐसे करते हैं। अब आप देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, क्या कर सकते हैं, तो ओवरऑल स्क्वायर ले सकते हैं, ले सकते हैं ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। जी डैश क्या आ गया, जी, अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो आर ई अपॉन आर ई हो जाएगा प्लस एच अपॉन आर का होल, आर ई कटे, जी डैश क्या आ गया, जी वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड विच कुड बी आस्क्ड। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि जैसे जैसे एच बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, मतलब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो बड़ी वैल्यू डिवाइड होगी, वन से बड़ी वैल्यू डिवाइड होगी, मतलब जी में वन से बड़ी वैल्यू डिवाइड हो रही है तो जी डैश मिल रहा है, मतलब जी डैश के मुकाबले आपका जी, सॉरी जी डैश जी के मुकाबले घटता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच हैज बीन एक्टिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो वैल्यू घटती चली जाती है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होती है और ये घटती चली जाती है। एक बार इसको कर लीजिए, अभी दिस हैज बीन द फर्स्ट रिवीजन क्लास दैट वी हैव स्टार्टेड, तो अभी थोड़ा थोड़ा लगेगा समय आपको, इट विल टेक सम टाइम, तो एक बार ये करके देखिए, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट डेरिवेशन। तो एक बार आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व इट आउट, करिए। फोटो कॉपी कब बनाओगी? यहाँ पे रख दे, मैं बना के रूम रख दूंगी। अनन्या क्लोज योर मैं कह रही माइक्रोफोन। हूँ यहाँ रख दूंगी। ठीक है, अब आते हैं अगले डेरिवेशन पर, अब आता है डेप्थ वाला। नाउ अच्छा एक चीज और देखिए, जब हम अर्थ सरफेस पर हैं, एक चीज और बताता हूँ आपको, देखिए, देयर विल ऑलवेज बी अ वेरिएशन व्हेन यू विल डू द क्वेश्चंस, हाँ, जैसे ये रेडियस ऑफ अर्थ है,
और ये अर्थ है, और ये सेंटर ऑफ अर्थ से अर्थ का मास है। और मान लीजिए आप जब यहीं थे तो हमने एक फॉर्मूला जो ड्राइव किया था अर्थ सरफेस पर, जी का फॉर्मूला क्या था? जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। देयर कुड बी मैनी ऑफ द वेरिएशन। बेटा देखिए, जब न्यूमेरिकल आता है तो बहुत बार आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्या करना पड़ता है, मतलब वेरिएशन करना पड़ता है। जैसे अगर इसी फॉर्मूले को अर्थ की सरफेस पे, मान लीजिए अर्थ की डेंसिटी दे हैव गिवन, लेट द डेंसिटी ऑफ अर्थ दे हैव गिवन एज डी मान लीजिए, रो मान लीजिए, जो भी मानना, चलिए डेंसिटी रो मान लेते हैं। और डेंसिटी का हमेशा ही एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू वॉल्यूम। ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो यही रहता है। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ, सॉरी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये तो वही रहेगा। तो यहां से मास का फॉर्मूला क्या होगा? अगर यही अर्थ का मास वॉल्यूम ऑफ अर्थ अगर करें तो मास ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। डेंसिटी थ्रू आउट अर्थ की सेम रहती है। वॉल्यूम क्या है? अर्थ स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ आर ही माना है, तो ये हम मतलब यहाँ पर एम ई की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है बेटा? एक जी का नया फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, स्मॉल जी का। मास ऑफ अर्थ की जगह हम क्या रख रहे हैं? वी आर गोइंग टू कीप रो 4/3 पाई r क्यूब, ये रख दिया। और सब सेम है, जो है वो तो है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, सिर्फ एक बचा। एक नया परिपेक्ष मिल गया, एक नई वेरिएशन मिल गई हमें, जिससे हम इस फॉर्मूले को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब अगर कभी ऐसा डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा आएगा तो 4/3 पाई r ई, सिर्फ एक आर ही बचा है। डेंसिटी कांस्टेंट, हर चीज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ और जी के बीच ये रिलेशन आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है या वो गलत है, दोनों अपनी जगह सही है। ये मास ऑफ अर्थ में, ये डेंसिटी ऑफ अर्थ में। ठीक है। अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द नेक्स्ट फॉर्मूला, डेप्थ। आप डी डेप्थ नीचे गए तो क्या है, क्योंकि फिर मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से उसको करूंगा, मैं मास वाले से नहीं करूंगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेकेंड डेरिवेशन, द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी व्हेन यू आर गोइंग टू द डेप्थ। मान लीजिए डी डेप्थ नीचे गए हम अर्थ सरफेस से, ये अर्थ है, ये यहाँ थे आप, ये अर्थ का सेंटर, मास ऑफ अर्थ यहाँ से एक्ट कर रहा है, ये अर्थ का रेडियस है। आप मान लीजिए इतनी डेप्थ नीचे यहाँ तक पहुंच गए, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, लेट दिस पॉइंट बी जी है, एंड लेट दिस पॉइंट बी जी। और आप कितनी डेप्थ नीचे आ गए? डी डेप्थ नीचे आ गए। हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा, एक नए वेरिएशन से कर रहे हैं, लेट द डेंसिटी। तो यहाँ पर जी की वैल्यू इस वाले से करते हैं, 4/3 पाई। जब आप यहां थे तो आप कितना इफेक्टिव डिस्टेंस था आपके और अर्थ के मास के लिए? आर ई। तो आर ई आएगा 4/3 पाई जी रो, ये सब कांस्टेंट है, और आर ई आ गई इक्वेशन में। जब आप अर्थ सरफेस से यहाँ आ गए डी डेप्थ नीचे, तो आपके और अर्थ के बीच की जो दूरी बची है वो अब आर ई माइनस डी है। नाउ द इफेक्टिव डिस्टेंस इज आर ई माइनस डी। हमारे और अर्थ के बीच की दूरी आर ई माइनस डी है। तो अब मुझे बताइए, जब आप इस पॉइंट पर आ चुके हैं तो आप पे अब नई ग्रेविटी कितनी लग रही जी डैश? क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल जी, डेंसिटी ये सब तो कांस्टेंट है। आपके और अर्थ के बीच की दूरी क्या है? अब आर ही नहीं है, अब है आर ई माइनस। ये हो गया इक्वेशन। हमें जी डैश जी के टर्म्स में निकालना है। व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट जी डैश अपॉन जी। इसको इससे डिवाइड करो, 4/3 जी रो आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई 4/3 जी पाई भी, सॉरी, सब कट जाएगा लेकिन, पाई जी रो और आर ई, ये सब कट गया। क्या बचा? आर ई माइनस डी, और नीचे क्या बचा? आर ई। अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो। तो आर ई अपॉन आर ई, डी अपॉन आर ई। क्या बचा? 1 - डी अपॉन आर ई। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? जी डैश अपॉन जी, 1 - डी अपॉन आर। ठीक है जी। जी डैश क्या आ गया? जी का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - डी अपॉन आर ई इंटू जी। वही, डी डेप्थ नीचे गए तो फॉर्मूला ये था। जैसे जैसे डी बढ़ता जाएगा आप नीचे चलते चले जाएंगे,
वन में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी हो जाएगी वैल्यू, मतलब जी में वन से छोटी वैल्यू सब मल्टीप्लाई हो रही है, जब जी डैश मिल रहा है मतलब जी डैश घटेगा। मतलब सीधा याद रख लीजिए, चाहे अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ चाहे अर्थ सरफेस से नीचे जाओ, दोनों केसेस में जो जी की वैल्यू है इट इज डिक्रीजिंग, घट रही है दोनों केसेस में। करिए इसको, आई एम गिविंग यू द 2 मिनट्स। एक बार कोशिश कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। सर। हाँ बेटा। हाँ बेटा। सर ये जो हाइट में एम ई इज इक्वल टू पी इंटू बी है, यू एंड उसमें इज कुड इक्वल आस्क टू दिस रो बेटा, इंटू। दिस हैज बीन, वो मैं बाद में बता दूंगा इन स्कूल आल्सो यू कुड आस्क, ओके। अभी तो बस नहीं करते नहीं, जाइए मुझे जो डाउट्स आस्किंग हैं इन द, व्हाट। ठीक है। अब देखिए तीसरा। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर रिस्पेक्टिव बैचेस यू कुड आस्क इट। अभी मेरा मकसद कुछ और है कि वी हैव टू कंप्लीट द एम्पल अमाउंट ऑफ पार्ट, देन यू कुड आस्क आफ्टरवर्ड्स। तीसरा डेरिवेशन जो आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, एस्केप एनर्जी का एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का है। तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का देख लेते हैं। ये मॉड्यूल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत चीजें हैं पढ़ने को। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा आपको रिकैप्चुलेशन दे दूं। आप याद करिए, हमने देखा था व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। कोई सा भी मास हो, मास के चारों तरफ जो उसका इलाका होता है जहां उसका इफेक्ट महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट पी मान लिया, इस पॉइंट पर आप दो चीजें निकाल सकते हैं। इस फील्ड की स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, निकाल सकते हैं आप। मतलब यहां पर जब दूसरे मास को रखेंगे उस पर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और सेम पॉइंट पर आप एक और कंसेप्ट निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जी। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड पर हम दो चीजें निकाल सकते हैं, वन इज कॉल्ड जी एफ आई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आई से शो कर दीजिए या ई से शो कर दीजिए, दोनों लेटर से शो कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इस पे निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको हम वी से शो करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक यूनिट टेस्ट मास रखते थे, स्मॉल एम। स्मॉल एम इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट मास। जब इस यूनिट टेस्ट मास को यहाँ रखा था हमने, तो इस पर फोर्स लगा था, लगा था, लगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इसका एक ही फॉर्मूला था कि कितना फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर, उस डिवाइडेड बाय दैट यूनिट टेस्ट मास विल गिव द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसी सेम पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकालते थे, आपको मैंने बताया था। फील्ड यहां तक है, जहां पर फील्ड नहीं है उस दूरी को इंफिनिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बाहर सारी दूरियां इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब जहां पर फील्ड नहीं है, तो इंफिनिटी डिस्टेंस है। यहाँ पर एक फिर से वो यूनिट टेस्ट मास यहाँ रखिए इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाइए। इंफिनिटी से जब इस पॉइंट तक आप किसी मास को लाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू। ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल को कैसे हमने डिफाइन किया था, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड में कितना वर्क डन हुआ यूनिट टेस्ट मास को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, डिवाइडेड बाय द यूनिट टेस्ट मास।
दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इसके बाद अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल में डिफरेंस बताइए, आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जब पढ़ाया होगा, कि जो कोई सी भी फील्ड होती है, फील्ड के पास दो चीजें होती है। किसी भी फील्ड के पास फोर्स होता है, किसी भी फील्ड के पास एनर्जी हो। आप कोई सी भी फील्ड उठा लेना, एनी ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, each and every field has two things, the force and energy, दोनों चीजें। ठीक है बेटा, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। हाँ, तो कुछ अगर नहीं आ रहा है तो यू कुड गेट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, या मुझसे बात है। तो कोई सी फील्ड में फोर्स और एनर्जी हर फील्ड के पास होती है, तो ये भी फील्ड है तो इसके पास भी दोनों चीजें हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बता रही है? फोर्स बता रही है कि किसी दूसरे मास को इस फील्ड के अंदर रखा तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है। मतलब अगर एक शब्द में कहेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। इट शोस फोर्स कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी फील्ड का फोर्स। और वर्क डन किससे बनता है? एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। फील्ड है तो एनर्जी है, मतलब इस पॉइंट की एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी कौन शो करता है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इट शोज द एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है जी। एक और चीज पूछ सकते हैं इसमें आपसे डिफरेंस में, बेटा ये फोर्स से बना है तो फोर्स वेक्टर, तो ये भी वेक्टर है। ये वर्क से बना है, वर्क स्केलर तो पोटेंशियल भी स्केलर। ये एक और डिफरेंस होगी। तो देयर हैज बीन दिस डिफरेंस बिटवीन देम। अब एक और कंसेप्ट इसमें आएगा आगे जाके कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से एक और कंसेप्ट बनेगा लास्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चार। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो करते हैं। तो चार कंसेप्ट है: ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमें जो डेरिवेशन देखना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डेरिवेशन देखना, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, कि कैसे ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया पहले इसके। तो नाउ वी आर गोइंग टू एक जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन ये है कि एक पॉइंट मास रखा है आपके पास, इस पॉइंट मास से आर दूरी पर, ये लेट देयर बी अ पॉइंट मास केप्ट एट अ पॉइंट ओ, लेट देयर बी अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, इस पॉइंट पी पर इस मास के कारण कितना पोटेंशियल आएगा वो निकालना है। मतलब हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास निकालना है। ये आएगा पॉइंट मास, दिस इज कैसे करेंगे? जनरल फॉर्मूला क्या है? अब देखिए, आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब एक किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एक पॉइंट मास ही रखा है, इसके कारण इसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट पी हमने ले लिया, कैसे निकालेंगे आप? सीधा है, अगर इस पॉइंट का वर्क डन पता हो, एक यूनिट टेस्ट मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन पता हो, फिर यूनिट टेस्ट मास के मास से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, आपको आ जाएगा। मेन मकसद है, मेन क्या निकालना? वर्क डन निकालना। वर्क डन आ जाए अपॉन मास कर दीजिए यूनिट टेस्ट मास, यू विल गेट द आंसर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे जरूरी काम है, वी हैव टू कैलकुलेट द डब्ल्यू। डब्ल्यू आ गया, बस फिर काम हो गया। वर्क डन निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ इंटू डी एक्स टी आर, कुछ भी कह दीजिए, मतलब एफ इंटू एक्स या एफ इंटू आर, जो भी कहना। अगर फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स अगर वेरिएबल है, तो छोटा सा वर्क डन एफ डी एक्स, इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन। सिर्फ दो ही फॉर्मूले। अब ये एक्स की जगह आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस को आप जिससे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ सी अगली चीज देखिए। तो एक मास है,
तरीके दिए रहते हैं, मैंने एक आप लोगों को भी सबको कराया है, लेकिन अभी एक दूसरा तरीका देखते हैं आप। तो वही है कि या तो एक तरीका ये है कि एक मास यहाँ रखिए, पॉइंट मास, और इसको इन्फिनिटी तक ले जाइए और वर्क डन निकाल दीजिए। अब आप कहोगे सर उल्टा वाला वर्क डन निकालना था, इन्फिनिटी से लाने वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पी से इन्फिनिटी वाला निकाल देंगे, फिर माइनस टाइम्स कर देंगे तो वो इन्फिनिटी टू पी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम यही करेंगे, एक मास को यहां से उठा के इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, तो वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम पॉइंट पी टू इन्फिनिटी, ये निकाल रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू इज द वर्क डन निकाल बेटा। लेकिन आप जब इसको मास को शिफ्ट करोगे, जैसे थोड़ा सा शिफ्ट किया आपने यहां से यहां तक लाया, इसको ये वाला मास अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, खींच रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ खींच रहा हूं तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा, और मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊंगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो माइनस टाइम। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। जब ये आर दूरी पे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, जी पहला मास, दूसरा मास अपॉन डी दूरी का स्क्वायर, ये एक्सटर्नल फोर्स में इतना लगा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच आई एम अप्लाइंग, फोर्स आ गया। लेकिन बेटा जब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहां से यहां तक इसको शिफ्ट करूंगा तो ये आर चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो रहा है। मतलब मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ इस पर, वो वेरिएबल है। और जब वेरिएबल है तो वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला होगा, एफ इंटू डी आर। छोटा सा वर्क डन किया, थोड़ा सा मूव किया, डी आर। पूरा वर्क डन निकालना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का वर्क डन निकालना है वो निकाल देंगे। अब यहां आप डिसाइड करो आपको कौन सा वर्क डन निकालना है। आप चाहो तो डायरेक्टली इन्फिनिटी से पी का भी निकाल सकते हो या पी से इन्फिनिटी का। तो चलिए हम क्यों पी से इन्फिनिटी निकाले, हम इन्फिनिटी से पी ही निकाल देते, हम यहां से यहां लाए। तो यहां क्या लेंगे, अब आप जहां से शुरुआत कर रहे हैं, आप इन्फिनिटी से पी तक का वर्क डन निकालना है, तो इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है और फाइनल पॉइंट पी है, तो पी पर दूरी कितनी है बेटा, आर है, ये आ गया। और ये कौन सा फोर्स है जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो वी विल पुट द वैल्यू। ठीक है, इन्फिनिटी आर, एफ ई एक्स टी क्या है हमारा, माइनस जी बड़ा मास टेस्ट मास अपॉन दूरी का स्क्वायर इंटू डी आर। जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे, आर को छोड़ के सब कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। जी कैपिटल है, स्मॉल है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, 1/r² को मैं आर पे पावर -2 लिख सकता हूँ, ये हो। ठीक है, 1/r² को आर पे पावर -2 दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर n dx क्या होता